हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसे हिंदी में हम लोग विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। यहाँ पर हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पूरा का पूरा कवर करेंगे। यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगी जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड 2018 में इसको अमेंडमेंट किया गया है और कौन कौन से सेक्शन ऐड किए गए हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, और कौन कौन से जुडिशरी में पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इतनी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है बहुत इजी लगने लगेगा। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सबसे पहले द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1877 था, लेकिन 9th रिपोर्ट 1958 लॉ कमीशन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। किसे रिप्लेस कर दिया गया? 1977 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद में 1963 में हमारा ये अधिनियम आया था, पारित किया गया था आपका 13 दिसंबर 1963 को एंड लागू किया गया था 1 मार्च 1964 को। ओके, ये क्वेश्चन जो है जे में पूछ सकता है या पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारा एक्ट नंबर जो है 47 है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर है आपका 47। यहाँ पर बात करते हैं आखिर मैम ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम होता क्या है, आखिर इसका काम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है एक लैंड के लिए कि भैया ये लैंड जो है मुझे 5 लाख रुपीज में दे दीजिए। ये लैंड जो है 5 लाख रुपीज में दे दीजिए। ए और बी का तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ए जो है पैसा ले लेता है लेकिन लैंड जो है नहीं देता है। पैसा ले लेता है लेकिन लैंड जो है बी को नहीं देता है। तो यहाँ पर बी के पास क्या होगा? राइट, बी क्या कर सकता है? बी जो है कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो यहाँ पर बोलता है कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या करता है कि इंडिविजुअल मीन्स होती है व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति के राइट्स का, सिविल राइट्स का क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है एंड इन्फोर्समेंट करता है। क्या करता है? संरक्षण करता है और इन्फोर्समेंट करने का, लागू करवाने का काम कौन करता है? द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहां तक क्लियर है आपको? डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया कि आखिर क्या होता है, किस चीज के लिए बनाया गया है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। यहां तक क्लियर है। हमारा जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 3 पार्ट में निकल के आता है। 3 पार्ट होती है उसकी। फर्स्ट पार्ट ये हो जाते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंजंक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग पार्ट फर्स्ट की तरफ। पार्ट फर्स्ट में हमारा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक डिफाइन किया गया है। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। आप जानते होंगे कि पूरे भारत में ये एक्ट को लागू किया गया है, इन्फोर्स किया गया है। तो यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए कि क्या मैम, आपके मन में ये क्वेश्चन, क्या मैम जम्मू कश्मीर में भी? हाँ, जम्मू कश्मीर में भी है, ये एक्ट को लागू किया गया है, इन्फोर्समेंट किया गया है। एंड सेकंड, कोई भी आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओपन कीजिए, चाहे आप सीआरपीसी ओपन कीजिए, तो आप हमेशा देखते होंगे कि कोई भी जो डेफिनेशन होती है वो 2 में दी हुई होती है। उसी प्रकार द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत भी जो हमारा डेफिनेशन है वो कहाँ दिया गया है? दिया गया है आपके सेक्शन 2 में। सेक्शन 2A जो है बात करता है ऑब्लिगेशन के बारे में। किस चीज के बारे में बात करता है? ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन जो है एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ओके, ऑब्लिगेशन हो गया। एंड सेक्शन 2B जो है सेटलमेंट की बात करता है। किस चीज का सेटलमेंट? कोई इंस्ट्रूमेंट जो विल एंड कोडिसिल से नहीं है। एंड सेक्शन 2C जो है ट्रस्ट की बात करता है। जब आप ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे, ट्रस्टिप्स एक्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत सेक्शन 3 में ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में, ट्रस्टिप एक्ट के सेक्शन 3 में ट्रस्ट को डिफाइन किया गया। अब सेक्शन 2D क्या करता है? 2D जो है ट्रस्टी के बारे में बात करता है। ट्रस्ट के बिहाफ में जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट करेगा उसी को ही हम लोग ट्रस्टी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2E क्या कहता है। सेक्शन 2E बहुत ही इजी है और जे में इसे पूछा गया है कि सेक्शन 2E क्या कहता है। जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं है
ध्यान से समझिएगा, इससे आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की, तो हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोग को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 2E बात करता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, उसको हम लोग कहां से लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। कहां से लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं है, सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कंसिडरेशन, तो वहां से लिया जाएगा। एंड ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, ये सब जो है हमारे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उसे कहां से लिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया जाएगा। यही आपका सेक्शन 2E कहता है कि जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो है नहीं दिया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, उसे कहां से लिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका? अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 जो है सेविंग की बात करता है। मीन्स कि यहां पर बताया गया है कि जो इशारे हैं, जो इशारे जो शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, इशारे जो है कोई भी एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया या फिर और अदर्स एक्ट है, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, यही बात करता है सेविंग। एंड सेक्शन 4 जो है इशारे ग्रांटेड ओनली इंडिविजुअल सिविल राइट्स। अभी मैंने जब यहाँ पर डेफिनेशन बता रही थी, इसके बारे में बता रही थी, तभी मैंने आपको बताई थी कि ये क्या कर रहा है? इशारे ग्रांटेड ओनली इंडिविजुअल सिविल राइट्स नॉट इन्फोर्सिंग पीनल लॉस। मीन्स की आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा, ग्रांटेड नहीं किया जाएगा। किसके ऊपर ग्रांटेड किया जाएगा? इंडिविजुअल सिविल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट का काम करेगा कौन करेगा? एसआरए। यहां तक क्लियर है? सेक्शन 4 तक। अब यहां से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। सेक्शन 4 के बाद में हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 में चैप्टर 6 तक डिफाइन किया गया है। चैप्टर 1 जो कहता है रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति कब्जे की पुनर्प्राप्ति। यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर किसी भी व्यक्ति की ले ली जाती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मैम इसको आप कैसे समझा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग डायग्राम की ओर। डायग्राम है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, यहाँ पर है चल संपत्ति। सबसे पहले हम लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप के थ्रू ही हम किसी भी संपत्ति को रख सकते हैं, या फिर पोजेशन के थ्रू किसी भी संपत्ति को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं ओनरशिप या फिर पोजीशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए जो है बी से कहता है कि ये जो लैंड है यहाँ पर जब मैं तुमको दे दिया, लेकिन तुम जो हो सी को तभी देना जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन बी जो है यहाँ पर क्या करता है? ओनरशिप के थ्रू, स्वामित्व के थ्रू क्या करता है कि जो बी का जो मरने से पहले ही जो क्या करता है, सी जो है इस लैंड को ले लेता है। तो यहाँ पर बी के पास क्या राइट होगा? बी तो मरा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सी जो है उस लैंड को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर बी के पास राइट होगा संपत्ति कब्जे की पुनर्प्राप्ति के लिए। वो क्या कर सकता है? कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है। अगर ओनरशिप के थ्रू अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है तो यहाँ पर 12 ईयर टाइम लिमिट दी गई है। एंड पोजीशन के थ्रू अगर आपकी संपत्ति को कब्जे की जा रही है तो यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है। सेक्शन 5 के अंतर्गत आपका ओनरशिप हो जाते हैं एंड सेक्शन 6 के अंतर्गत जो पोजीशन है उसके थ्रू अगर अचल संपत्ति ली जा रही है तो उसके बारे में बात करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि मैम, यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है सीपीसी के ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 9, ये लिख लीजिएगा आप लोग। सीपीसी के ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 9 एंड ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 35 एंड 36 में इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनरशिप के माध्यम से डिक्री के बारे में बात की गई है सीपीसी के अंतर्गत भी। अब हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी की बारे में बात करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी व्यक्ति जो है ओनरशिप के थ्रू हो जाती है, पोजीशन के थ्रू आपका कब्जा कर लेता है, तो आप उस संपत्ति को प्राप्ति के लिए, रिकवरिंग के लिए
कहाँ सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ओनरशिप के थ्रू आपका सेक्शन 7 में दिया गया है एंड सेक्शन 8 में हो जाता है पोजीशन। यहाँ पर टाइम लिमिट जो है नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन फिर भी 3 ईयर, यहाँ पर 3 ईयर कहा गया है कि 3 ईयर के अंतर्गत आप जो है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर नो लिमिट दी गई है, लेकिन फिर भी 3 ईयर आप एक तरीके से मान सकते हैं। अब यहाँ पर सीपीसी में भी, यहाँ पर ओनरशिप के थ्रू सीपीसी में भी यहाँ पर बताई गई है ऑर्डर नंबर 20 रूल नंबर 10 एंड ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 11 में भी जो ओनरशिप से मूवेबल प्रॉपर्टी की प्राप्ति करते हैं तो उसकी डिग्री के बारे में डिफाइन किया गया है सीपीसी के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर जो रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 5 to 8 में दिया गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन जो है बीच में रहते हैं। यहाँ पर सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 है इसके अंतर्गत, सेक्शन 6 पोजीशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सेक्शन 6 क्लॉज 2 जो है इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर उसको कब्जा करता है, पोजीशन करता है या ओनरशिप करता है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट के ऊपर जो है सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे। सेक्शन 6 क्लॉज 2 कहता है, ये जो रजिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सेक्शन 6 क्लॉज 3 क्या कहता है? रेमेडी में यहाँ पर ना तो आपको अपील किया जाना है, ना ही रिव्यू, ना तो अपील है ना ही पुनर्विलोकन है, सिर्फ आप पुनरीक्षण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पुनरीक्षण मीन्स की रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं हमारा रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन 5 to 8 जो है यहाँ पर कवर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस भी निकल के आता है, अनवर वर्सेस महेंद्र जो है 2004 का केस है, प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन की बात करता है, मीन्स की कब्जा का सिद्धांत के बारे में बात करता है। क्विक रेमेडी मीन्स त्वरित उपचार यहाँ पर प्रदान हो जाता है। एक केस भी आप है जो अनवर वर्सेस मैंने महेंद्र का केस बताया, उसको भी आप नोट आउट कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जो है क्लियर हो गया हमारा। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 2 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या करता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9 to 25 के बारे में बात करता है। यहाँ पर ऐसे ही समझ में आ रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी हाउस के बारे में, लेकिन किसी भी हाउस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई ये हाउस जो है मुझे मिलना चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, लेकिन किसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है वो क्या करेगा? कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर 2018 से पहले जो है, 2018 से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन था, लेकिन अब इसे मैंडेटरी बना दिया गया है, मींस की आज्ञापक बना दिया है। क्या बना दिया गया है? आज्ञापक। अब यहाँ पर चलते हैं कि मैम किस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 9 के अंतर्गत बोला गया है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिफेंडेंट के द्वारा जो है वॉइडेबल नहीं होना चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वॉइड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वॉइड नहीं होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन को निकाल रही हूँ ताकि आप लोग को पूरा बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है कवर हो जाए। बहुत गर्मी लग रही है लेकिन मैंने फैन नहीं ओपन किया है ताकि आप लोगों को क्लियर आवाज आए। यहाँ पर चलते हैं हमारा, और मैम इसमें 9 to 25 के अंतर्गत और कौन कौन से सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे कि सेक्शन 14A जो है 2018 में इसको ऐड किया गया है, जो कि बात करता है विशेषज्ञों की नियुक्ति, राय, रिपोर्ट और परीक्षा। नोट कर लेंगे इसे। सेक्शन 15 पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एयर्स एंड आपका इतने सारे लोग जो है स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 60 जो है, जो सामने की इच्छा रखता है वो स्वस्थ हाथों में होना चाहिए। ये आपका परमिंदर सिंह वर्सेस गुरप्रीत सिंह के बारे में
2017 का केस है, उसके अंतर्गत कहा गया है जो स्वामी की इच्छा रखता है उसे स्वस्थ हाथों में होना चाहिए। यहाँ पर सेक्शन 20 जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे चीजों को ऐड किया गया है 2018 में। 20A क्या कहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सेक्शन 20A जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है एंड सेक्शन 20B जो है स्पेशल कोर्ट मीन्स की स्टेट गवर्नमेंट जो है जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 20B आपका ये कहता है एंड सेक्शन 20C, यहाँ पर एक 20C भी जोड़ी गई है 2018 में, मीन्स कि डिफेंडेंट को समन, जो डिफेंडेंट होगा इसमें डिफेंडेंट को समन जो है 12 मंथ के भीतर, समन तामील होने से 12 मंथ के भीतर जो है मामले को निपटा देना है। यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है 12 मंथ के भीतर मामले को निपटा देना है। अगर जरूरत पड़ी, एप्लीकेशन दिया गया कोर्ट को, तो 6 मंथ तक इस टाइम पीरियड को और बढ़ाया जा सकता है। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक इस टाइम पीरियड को और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस जो चैप्टर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक एक जो सेक्शंस थे इंपॉर्टेंट उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं चैप्टर नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आखिर क्या कहता है? लिखतों की परिशुद्धि मीन्स की रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है करेक्ट। रेक्टिफिकेशन मीन्स हो जाता है करेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स की कोई भी राइट्स एंड लाइबिलिटी मीन्स की कोई भी लिखित मीन्स की कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम लोग करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। इसको बताया गया सेक्शन 26 में। कहाँ बताया गया? सेक्शन 26 में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैम आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे कि ये आखिर होता क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? जैसे कि ए और बी, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन जाता है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, अब यहाँ पर हमारा इंटेंशन कुछ और था, ए और बी दोनों का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है दूसरा इंटेंशन निकल के आ जाता है। ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की मीन्स की या तो मिस्टेक के थ्रू आप कर सकते हैं या तो फिर फ्रॉड के थ्रू, भूल के थ्रू ऐसा हो सकता है, ए या बी दोनों व्यक्ति के भूल के थ्रू ऐसा हो सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है जानबूझ के मीन्स की फ्रॉड के थ्रू ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा मैम? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी विल हो गया, मॉर्गेज हो गया, लोन हो गया। यहाँ पर यही चीज बात बताई गई है कि ए बी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बनाया गया तो इंटेंशन कुछ और था, लेकिन वो इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बन गया तो हमने जो है जैसा सोचा था वैसा नहीं बन पाया, या तो कपट के कारण हो सकता है, फ्रॉड के कारण हो सकता है। यहाँ 2 पॉइंट निकल के आता है, आप देख लीजिएगा, या तो फ्रॉड के कारण होता है या तो मिस्टेक, दो चीज निकल के आता है, या तो फ्रॉड के कारण या मिस्टेक के कारण। यहाँ पर चैप्टर 4 रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिसेशन क्या होता है, मीन्स की संविदा का विखंडन। ये बात करते हैं सेक्शन 27 to 30। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 27 से 30 तक सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम लोग एक को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि जे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। 27 क्या कहता है? 27 जो है, जो हमारा रेसिशन हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन हुआ, वो किस आधार पर होगा, इसके बारे में बात करता है। या तो प्लेंटिव के विकल्प पर होगा, या तो मीन्स की वॉइडेबल होगा, या तो फिर अनलॉफुल होगा। प्लेंटिव के विकल्प पर या तो वॉइडेबल हो या तो फिर अनलॉफुल, मीन्स की जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, विखंडन क्यों किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो क्या है, सही नहीं है, अनलॉफुल है,
या फिर जो पार्टी है वही क्या कर रहा है, उसको विखंडन मीन्स की रिसेशन करने का काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि मैम आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा 27 तो आपने डिस्कस कर दिया, 28 में क्या है, 28 में विशेष आधार दिए गए हैं एंड 29 में है संविदा का विखंडन नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं जिसका रिसेशन जो है हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हम लोग रिसेशन नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि रिफ्यूज्ड मीन्स की विखंडन, रिफ्यूज किया जाना जो इम्पॉसिबल हो, या फिर हम कर सकते हैं कि कुछ भाग को रिफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भाग को हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं, विखंडन कर सकते हैं और कुछ भाग को हम लोग रहने दे सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है। यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यही एक सेक्शन है जो इक्विटी की बात करता है, इक्विटी के विखंडन की बात करता है, जो रिफ्यूज ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, इक्विटी के बारे में बात करता है। तो इक्विटी से कहीं के भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या डिफाइन करेंगे, सेक्शन 30। ओके, सेक्शन 30 इक्विटी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा है तो क्या डिफाइन करेंगे, आपका सेक्शन 30। अब यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स की लिखतों का, हिंदी में हम लोग बात करते हैं कि लिखतों का रद्दकरण जो है कैसे किया जाएगा। ये जो सेक्शन 31 से लेकर 33 तक डिफाइन किया गया। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर लिखतों का रद्दकरण हम कैसे कर सकते हैं, इसका आधार क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स वॉइड या वॉइडेबल हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने जो क्या कर दिया, वॉइड या वॉइडेबल हो, अनलॉफुल हो, तो इस तरीके से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंतर्गत क्या होता है कि गलती हो जाती है। तो यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग को रद्द करना मीन्स की रद्दकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर अगर हम टाइप की बात की जाए तो टाइप जो है दो तरीके के हो जाते हैं, कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाता है एंड हो जाता है पार्शियल कैंसिलेशन। अब यहाँ पर कोई भी कैंसिलेशन जो है कैसे होगा, ऑफकोर्स किसके थ्रू होगा, कोर्ट के थ्रू होगा। या तो हम कंप्लीट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर कुछ भाग मीन्स की कुछ भाग, आंशिक भाग मीन्स की पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो आधा पार्ट जो है इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, और आधा पार्ट सही है तो उसको मैंने सही कर दिया। इसी प्रकार को हम लोग ऐसे जो कैंसिल करेंगे उसको क्या कहेंगे, पार्शियल मीन्स कि आधा पार्ट सही है और आधा पार्ट जो है गलत है, तो ये आपका हो जाता है पार्शियल कैंसिलेशन। यहाँ पर बात करते हैं कि कैंसिलेशन किस चीज का होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो, अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो, वाइड हो, वाइडेबल हो, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कैंसिलेशन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर बात किया जाए कि 31 में ये बात करता है कि जैसे मैम अगर उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया जाए, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट है किया गया तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन हम लोग जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस इंस्ट्रूमेंट को गलत ही छोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। किस व्यक्ति को इंजरी होगी, दोनों पार्टी को इंजरी होगी, एंड ग्रेवियस इंजरी भी हो सकती है। अगर इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया जाए तो ग्रेवियस इंजरी भी हो सकती है, यहाँ पर बात कही गई है। अब यहाँ पर चलते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 6 जो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को आपने समझ लिया। चैप्टर नंबर 6 जो है डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में बात करता है, घोषणात्मक अज्ञप्ति के बारे में बात करता है। घोषणात्मक अज्ञप्ति जो है क्या होता है, सेक्शन 34 एंड 35 में जो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963 के सेक्शन 34 एंड 35 में डिफाइन किया गया है घोषणात्मक अज्ञप्ति। अब ये घोषणात्मक अज्ञप्ति क्या होता है, मीन्स की डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ही व्यक्ति के प्रॉपर्टी राइट्स
कोई भी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर लीगल राइट्स हो जाता है, लीगल स्टेटस हो जाता है, कैरेक्टर हो जाता है, उसको अधिकार दिलाने के लिए कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाता है, कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है, वही आपका हो जाता है। उसके कोर्ट जो है क्या करता है, उसको डिक्लेयर करने का काम करता है, उसको डिक्लेयर डिक्री देता है, उस व्यक्ति के लीगल राइट्स जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स है, लीगल स्टेटस है, कैरेक्टर को क्या करने का काम करता है, डिक्लेयर करने का काम करता है, यही आपका हो जाता है डिक्लेरेटरी डिक्री। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लैंड एक ही है, ये जो लैंड जो है एक ही है, लैंड जो है एक ही है, लेकिन बी जो है उस लैंड का ओनरशिप, अस्तित्व, स्वामित्व, पोजीशन या फिर उसका जो लीगल कैरेक्टर है, स्टेटस है, वो अपने को लेना चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। तो इसने क्या किया, धोखे से लिया। तो अब जो है ए क्या करेगा, ए जो है इस लैंड को अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। ए जो है कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा। अब कोर्ट जो है अब इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, और फिर इसके बाद में जो भी पता चलती है इसके बाद में क्या किया जाएगा कि उस ए व्यक्ति के लैंड को साबित करेगा कि ये जो लैंड है वो किसकी है, ए की है। तो इस पर वो डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर देगा कि ये जो लैंड का जो सचमुच में ओनर है वो कौन है, ए व्यक्ति है। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब ये जो है इन रेम लोकबंदी की बजाय इन रेम, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिक्लेरेटरी डिक्री जो है इन पर्सोनम है या इन रेम है। तो डिक्लेरेटरी डिक्री जो है इन पर्सोनम है। क्या है, इन पर्सोनम मीन्स की व्यक्ति बंदी है। यहाँ पर जो हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं वो पूरा जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इंडिविजुअल सिविल राइट को डिफाइन करता है। तो ऑफकोर्स जो हमारा डिक्लेरेटरी डिक्री है वो ऑफकोर्स इंडिविजुअल होगा, व्यक्ति बंदी होगा, इन पर्सोनम होगा। यहाँ तक क्लियर है, इन पर्सोनम होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक एक पॉइंट को, एक एक सेक्शन को, एक एक अमेंडमेंट को, एक एक टाइप को, एक एक चीजों को डिस्कस किया। इसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन निकल के आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ लास्ट में ये क्वेश्चन है कि जो हमारा द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड यहाँ पर पार्ट थर्ड भी है, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद में लोगों को बोर लगने लगता है। तो पार्ट थर्ड जो है इंजंक्शन के बारे में बात करता है। एक शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति का लैंड जो है यहाँ पर 4-5 भाई में उस लैंड के लिए झगड़ा हो रहा होता है। तो यहाँ पर कोई भी भाई अगर कोर्ट में इस लैंड के